हेलो वेलकम गाइस, मैं हूं मंजय और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 साइंस क्लास 10th फॉर जैक बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, यदि R1 और R2 प्रतिरोध पार्श्वबद्ध हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है। यानी कि यहाँ पे दो प्रतिरोध दिया हुआ है R1 और R2 और इनका समतुल्य प्रतिरोध पूछा है क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो प्रतिरोध होता है उसको पार्श्व क्रम में जब जोड़ा जाता है उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए जो फॉर्मूला जानते हैं हम लोग वह होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। बात समझ में आ रही है। यह होता है समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम को ही बोला जाता है पार्श्व क्रम। बात समझ में आ रही है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, R1 R2 का एलसीएम ले सकते हैं। तो R1 इंटू क्या हो जाएगा R2, R1 इंटू क्या हो जाएगा R2, R1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा R2 प्लस आ जाएगा क्या R1। बात समझ में आ रही है। यानी कि 1/R इक्वल टू आ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको अगर पलट दे है ना, तो पलट देंगे तो इस ऊपर चला जाएगा। यानी कि R बराबर क्या आ सकता है, आप देख सकते हैं ऊपर यदि चला जाएगा तो क्या ऊपर आ जाएगा R1 इंटू आ जाएगा R2, ठीक है। और बटा में क्या आ जाएगा R2 प्लस R1 या फिर R1 प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग R2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो के इसका जो समतुल्य प्रतिरोध आ गया वह आ गया R बराबर R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2। बात समझ में आ रही है। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग दो प्रतिरोध को जोड़ने के बाद उसका देखें पार्श्व क्रम में जोड़ने के बाद उसका समतुल्य प्रतिरोध जो आया R बराबर R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। बात समझ में आ रही है। देखिए ऑप्शन सी को कितना ऑप्शन जो सी है उसको कितना सही करके आ जाएंगे, जो कि गलत है। क्योंकि आप देख सकते हैं यह जो फार्मूला है यह गलत दिया हुआ है। क्यों गलत दिया हुआ है? क्योंकि R बराबर नहीं जानते हम लोग, है ना। वो R बराबर ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता पार्श्व क्रम का 1/R1 प्लस 1/R2। बात समझ में आ रही है। वो जो फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वह बिल्कुल ही गलत होगा। बात समझ में आ रहा है। और ऑप्शन डी भी गलत होगा क्योंकि यह श्रेणी क्रम के लिए है। और ऑप्शन सी भी गलत है, तो ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, यदि बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखेंगे, है ना। तो यह रहा मेरा उत्तल लेंस। बात समझ में आ रही है। और उत्तल लेंस में किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट होता है जिसको लिखते हैं F1, इसके बाद होता है 2F1 यानी कि फोकस दूरी का दुगना। बात समझ में आ रहा है। 2F1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इधर भी होता है जिसको लिख सकते हैं F2, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं 2F2। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में पूछा है कि समान साइज का हमको प्रतिबिंब चाहिए, ठीक है। तो जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस को हम लोग कहाँ पे रखेंगे बीम को? तो अगर हम लोग उत्तल लेंस के जो देख सकते हैं कि फोकस दूरी का जो दुगना दूरी है, अगर यहाँ पे किसी वस्तु को रख दे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु के बराबर बनेगा। बात समझ में आ रही है। वस्तु के बराबर यदि आपको चाहिए तो कहाँ पे रखना होगा? तो फोकस दूरी के दुगनी दूरी पे रखना होगा। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है। आप यदि चैप्टर 10 पढ़े होंगे, लेंस से रिलेटेड चीज़ें आप पढ़े होंगे, रे डायग्राम पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आप आसानी से इसको देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? बात समझ में आ रही है। यानी कि यह 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसका उपयोग खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एलपीजी का यूज़ किया जाता है खाना बनाने में, कोयला का भी यूज़ किया जाता है, बायोगैस का भी यूज़ किया जाता है ना। तो एक ही यहाँ पे बच जा रहा है, वो है सीएनजी, है ना। तो सीएनजी जो गैस होता है इसका उपयोग खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता है। और इसका उपयोग बाय द वे अगर देखा जाए तो यह गाड़ियों में किया जाता है। बात समझ में आ रही है। गाड़ियों को चलाने के लिए उसके ईंधन के रूप में सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो पवनों का देश जो बोला जाता है वह है डेनमार्क। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथों में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है?
है ना। यानी कि जो घरेलू जो परिपथ होता है उसमें कौन सा ऐसा क्रम होता है, कौन सा ऐसा संयोजन होता है जिसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो यह श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन का एक बहुत बड़ा कमी यह होता है कि अगर एक डिवाइस काम करना यदि बंद कर देता है या किसी तरह से ख़राब हो जाता है तो उस सर्किट से जुड़े जितने भी डिवाइस होते हैं वह भी काम करना बंद कर देते हैं, है ना। तो यही रीज़न है कि घरेलू जो विद्युत परिपथ होता है उसमें श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो संतरा में जो अम्ल पाया जाता है वह होता है सिट्रिक अम्ल। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। सिट्रिक अम्ल जो होता है वह नींबू में भी पाया जाता है, संतरा में भी मिलता है। और टार्ट्रिक अम्ल जो मिलता है वह होता है इमली जैसे हो गया, अंगूर हो गया। ठीक है, लैक्टिक अम्ल तो आप पहले से भी जानते होंगे, यह आपको मिलता है दही में, दूध में, है ना। और ऑक्जेलिक अम्ल जो मिलता है यह मिलता है टमाटर में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिट्रिक अम्ल जो मिलता है वह संतरा में मिलता है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है यदि विलयन के पीएच का मान 3 है तो वह क्या होगा। तो आपको 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक ऐसा विलयन होता है जिसका पीएच मान 7 होता है, और एक ऐसा विलयन होता है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, अगर 7 होगा तो उसका क्या होगा, और 7 से अधिक होगा तो उसका क्या होगा, और 7 से अधिक कम है तो उसका क्या होगा। बात समझ में आ रहा है। तो 7 से जब कम होगा तो वह होता है अम्ल। ठीक है, वह किस टाइप का विलयन शो करेगा, अम्ल। ठीक है, 7 से जब ज़्यादा होगा तो वह जो शो करेगा वह क्षारीय विलयन शो करेगा, यानी कि वह क्या होगा, क्षार होगा। और यदि 7 पे रहेगा तो वह उदासीन होगा, यानी कि विलयन न तो क्षारीय होगा न तो अम्लीय होगा, वह कैसा होगा, उदासीन होगा। बात समझ में आ रही है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 7 रहेगा तो उदासीन होगा। ठीक है, 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो वह क्षार होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पीएच का मान दिया हुआ है 3, यानी कि 3 7 से कम है, इसलिए क्या होगा, अम्ल होगा। बात समझ में आ रही है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का जो फार्मूला होता है वह होता है CaOCl2, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं CaOCl2 का रासायनिक नाम जो होता है वह होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही बोला जाता है विरंजक चूर्ण, है ना। इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और उसका बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 6। ठीक है, जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, यह रहा, इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है, तो कोई भी जो तत्व होता है वह अपने बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाना चाहता है, यानी कि यह भी जो ऑक्सीजन परमाणु होगा अपने बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाना चाहेगा, तो दूसरा जो ऑक्सीजन परमाणु है उससे 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, साझेदारी करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी दूसरा जो ऑक्सीजन होगा पहले ऑक्सीजन के साथ साझेदारी करेगा, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और इसी 2 ऑक्सीजन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस टाइप का लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया तो इसको मिला दीजिए, एक बॉन्ड बना, दूसरा बॉन्ड बन गया। बात समझ में आ रहा है। तो 2 परमाणुओं के बीच आप देख सकते हैं कितने बॉन्ड मिल रहा है, 2। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच जो आबंध पाए जाएंगे वह 2 आबंध पाए जाएंगे, यानी कि 2 आबंध पाए जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है बेंजीन का अणुसूत्र है। ठीक है, तो बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वह होता है C6H6, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट होगा। यदि बेंजीन का स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेंजीन का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का होता है, और आप पढ़े भी होंगे चैप्टर 4 में। ठीक है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यह बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है दर्पण सूत्र बताना है। तो दर्पण सूत्र जो होता है 1/f बराबर, ठीक है, 1/f बराबर 1/u, ठीक है, प्लस होता है 1/v। ठीक है, फार्मूला याद रखेंगे, दर्पण सूत्र जो होता है वह प्लस में होता है और जो लेंस सूत्र होता है वह माइनस में होता है। ठीक है, जहाँ पे दिया हुआ है u जो होता है वह बिंब की दूरी दिया हुआ है
और v जो है वह प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है और f जो है वह फोकस दूरी दिया हुआ है। ठीक है, तो दर्पण सूत्र जो होगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के होते हैं। ठीक है, तो हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं वे कार्बन के अपरूप होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज़, अपरूप। ऐसे कार्बन के अपरूप 3 होता है, आपका हीरा होता है, ठीक है, ग्रेफाइट होता है और एक होता है फुलेरिन। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n। ठीक है, CnH2n होता है, जहां n बराबर जो स्टार्ट होता है वह 2 नंबर से स्टार्ट होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और डॉट 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 जितना आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। 2 क्यों होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में जिसमें डबल बॉन्ड होता है यानी कि द्विआबंध होता है उसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, और 2 फॉर्मूला और आप लोग लिख लीजिए, आपको काम करेगा। ठीक है, ये तो एल्कीन का हो गया। एल्केन का यदि सामान्य सूत्र की अगर बात करते हैं तो वह होता है CnH2n प्लस 2। ठीक है, CnH2n प्लस 2 यह होता है एल्केन, और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है यानी कि एकल आबंध पाया जाता है। ठीक है, एक और फार्मूला होता है वह होता है एल्काइन का, जिसमें बोल सकते हैं उसका जो जनरल फार्मूला होता है वह होता है CnH2n, ठीक है, -2 होता है। ठीक है, CnH2n -2 यह होता है एल्काइन का, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं यानी कि त्रिआबंध होते हैं। ठीक है, यानी कि जो एल्कीन पूछा है तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एल्केन की अगर बात करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और एल्काइन की अगर बात करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है आवेश का एसआई मात्रक है। ठीक है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है कूलॉम। ठीक है, तो आप लिख लेंगे आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, कूलॉम होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखें। ठीक है, तो जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता लिखना है। गाइज, यदि समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है उसकी विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। पहला विशेषता की अगर बात करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो वस्तु होता है और जो प्रतिबिंब होता है वह दर्पण से हमेशा बराबर होता है, यानी कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वह दर्पण से हमेशा बराबर होती है। ठीक है, और दूसरा विशेषता की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रतिबिंब जब भी बनता है वह हमेशा सीधा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, और पार्श्व भी बनता है, पार्श्व का मतलब होता है यदि हम लोग समतल दर्पण में दायां हाथ को देखेंगे तो आपको बायां हाथ प्रतीत होगा और बायां हाथ को देखेगा तो दायां हाथ प्रतीत होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और तीसरा, अगर हम लोग इसके विशेषता की अगर बात करें तो जो प्रतिबिंब बनता है उसको पर्दे पर हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है। और चौथा विशेषता की अगर बात करते हैं तो आकार में देखा जाए तो प्रतिबिंब का जो आकार होता है वह वस्तु के समान आकार का होता है। ठीक है, वस्तु के समान आकार का ही होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो यह 4 विशेषता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का। यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 2 विशेषताएं कम से कम जरूर लिखें। और क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है। ठीक है गाइज, यदि निकट दृष्टि दोष की अगर बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं तो इस प्रकार के जो दोष होता है उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। बात समझ में आ रही है। यानी कि निकट की जो वस्तुएं होगा वह साफ साफ दिखाई देगा और दूर की जो वस्तु होगा वह साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार के जो आँख का जो दोष होता है उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। बात समझ में आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, और इसे जो दूर कर सकते हैं वह चश्मे द्वारा दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो दोष होते हैं उसके निवारण में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो चश्मा जो उपयोग में लाया जाता है उस चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है एक विद्युत परिपथ का आरेख खींचे, है ना। यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसका हम लोग को डायग्राम बनाना है। तो हम लोग इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं।
और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक सर्किट को कंप्लीट होने के लिए उसमें बैटरी होना चाहिए, वायर होना चाहिए, ठीक है, और बल्ब होना चाहिए और अमीटर होना चाहिए, ठीक है, और एक उसमें आप क्या लगा सकते हैं, कुंजी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यह जो हुआ एक विद्युत परिपथ का कंप्लीट मतलब स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। आप फिगर को देख सकते हैं आसानी से और बना भी सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा और इस अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखें, ठीक है। यानी कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वह होता है बेकिंग पाउडर, है ना, बेकिंग सोडा को ही बोला जाता है। तो अगर हम लोग बेकिंग सोडा को अगर गर्म करेंगे तो क्या क्या चीज़ें बन सकती है उसको हम लोग देखते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जो विलयन होता है जब उसे गर्म किया जाता है तो वह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट जल एवं CO2 गैस का निर्माण करता है, ठीक है। और इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है उसका जो फार्मूला होता है वह होता है NaHCO3, ठीक है। जब उसको गर्म करते हैं तो गर्म मतलब उष्मा देते हैं तो वह क्या 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 चीज़ में टूट रहा है, तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट में टूटेगा, फिर जल में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, है ना। यहाँ पे दो रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और दोनों को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो समीकरण एक जो दिया हुआ है वह है Mg+O2 और बन रहा है MgO, ठीक है। तो देख सकते हैं कि मैग्नीशियम है, ठीक है, और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जा रहा है और जो प्रोडक्ट जो बन रहा है वह बन रहा है MgO दैट मीन्स क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं वो आपको पता होगा। देख सकते हैं उत्पाद में जो ऑक्सीजन की जो संख्या है वह 1 है और अभिकारक में ऑक्सीजन की जो संख्या है वह 2। अगर हम उत्पाद में 2 से गुना कर दें तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन क्या हो गया, 2 यहाँ पे मैग्नीशियम भी हो गया। और उत्पाद में मैग्नीशियम जब 2 हो गया तो अभिकारक में देखें तो मैग्नीशियम 1 ही है, ठीक है। तो मैग्नीशियम में भी क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए दोनों चीज़ बराबर हो गया, यानी कि अभिकारक में आप देख सकते हैं मैग्नीशियम 2 हो गया और उत्पाद में भी मैग्नीशियम 2 हो गया और ऑक्सीजन भी अभिकारक में 2 है और उत्पाद में भी 2 है। तो यह जो हुआ एक प्रकार का संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं 19 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ था और सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस प्रकार से है MnO2 + HCl बन रहा है MnCl2 + H2O + Cl2, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं जो उत्पाद है, उत्पाद में क्लोरीन की जो संख्या है वह है 4, ठीक है, और अभिकारक की तरफ क्लोरीन 1 ही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि 4 से गुना कर सकते हैं अभिकारक की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि क्लोरीन कितना हो गया, 4 हो गया, क्लोरीन तो बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आप देख सकते हैं 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया कितना, 4। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। जब 2 से गुना कर देंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अभिकारक की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और मैग्नीज भी 1 ही है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी 4 हो गया और क्लोरीन भी 4 हो गया। अब यह क्या हो गया, पूरी तरह से बैलेंस हो गया, यानी कि पूरी तरह से यह क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है अपरूपता किसे कहते हैं, कार्बन के 2 प्रमुख अपरूपों के नाम बताएं, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं अपरूपता का जो मतलब होता है जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्वों के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। अपरूपता को ऐसे इंग्लिश में एलोट्रॉपी कहते हैं। और कार्बन के जो 2 अपरूप हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो फर्स्ट अपरूप है वह है हीरा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में डायमंड भी बोलते हैं। और सेकेंड जो होता है वह होता है ग्रेफाइट, ठीक है। ऐसे 3 अपरूप होते हैं, एक होता है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा जो होता है वह होता है फुलेरिन। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को 2 ही अपरूप पूछा है इसलिए हम लोग 2 ही लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। गाइज आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।